नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ है प्रदीप भंडारी जी, जो पुराने विशेषज्ञ हैं चुनाव के और आजकल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो प्रदीप जी, आपका स्वागत है। आप ये बताइए कि आप इस समय कौन सा हैट यूज कर रहे हैं? मैं एज अ प्रवक्ता सिफोलॉजिस्ट और का या बीजेपी सेफोलॉजिस्ट का? इन चुनावों में दोनों हैट एक ही है संजय जी। अच्छा। तो चलिए बात करते हैं, सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं कि पहले महाराष्ट्र का एक जो पॉइंट जो निकल के आया है कि वहाँ की जो वोटर टर्नआउट है वो पिछली बार 61.13% थी असेंबली इलेक्शन में, और इस बार 66.05% तक तो पहुंच चुकी है। और उसमें जो है अब आप सेफली जो है अबाउट 0.25% जो है वो पोस्टल बैलेट ऐड होता है। तो ये लगभग 5% का एक उछाल आया है। तो इस 5% के उछाल को आप महाराष्ट्र के संदर्भ में कैसे देखते हैं? क्योंकि जो परंपरागत जो विजडम है सेफोलॉजी की, वो ये कहती है कि साहब की अधिक जब मतदान होता है तो वो एंटी इनकम्बेंसी तो इनकम्बेंसी के खिलाफ होता है, वो एंटी इनकम्बेंसी दिखाता है। तो आप इसको कैसे रीड कर रहे हैं? संजय जी, मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि 1995 और 2014 में अगर महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ समय में देखेंगे तो दो काफी वोटिंग परसेंटेजेस हमें देखने को मिला है। इन दोनों वोटिंग परसेंटेज के अंदर एनडीए की सरकार बनी थी। अब साथ में वोटिंग परसेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वोटिंग परसेंटेज को कॉम्पोजिट क्या करता है, कॉम्पोजिशन उस वोटिंग परसेंटेज का क्या होता है। अब अक्रॉस ज्योग्राफीज अगर हम लास्ट 50 इलेक्शंस को एनालाइज करेंगे तो हम ये पाएंगे कि जब भी वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है तो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट कंपैरेटिवली ज्यादा रहा है। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि हमेशा जो है अगर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होता है तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीतती है, परंतु प्रोबेबिलिटी एनडीए की सरकार बनने की ज्यादा होती है अक्रॉस ज्योग्राफी। फॉर एग्जाम्पल, मध्य प्रदेश के अंदर 2018 से 23 मध्य प्रदेश में 2018 से 23 के अंदर 3.5% वोटिंग बढ़ी थी। उसके बाद में हम मध्य प्रदेश ने एक स्वीप इलेक्शन देखने को मिला था। महाराष्ट्र के अंदर जितना मैं समझ रहा हूं, ये जो हैवी वोटिंग हुआ है, क्योंकि लोकसभा में हमारा वोटिंग परसेंट, लोकसभा वाज अ वर्स्ट परफॉर्मेंस, जहां पे हमारा वोट शेयर भी कम नहीं हुआ था, 26% का वोट शेयर आया था। So everything went what could have gone wrong in Maharashtra went wrong in Lok Sabha. Since then से लेकर अभी तक अगर हमारा वोट शेयर 1.8% भी बढ़ता है तो वी विल बी सिटिंग एट लीस्ट अ सीट ऑफ 100 प्लस। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से जितना भी फैक्टर्स मैं ग्राउंड पे स्टडी कर रहा हूँ, लाटकी पहना से लेकर एक है तो सीएफएस से क्रॉस, जितने भी ये वोटिंग परसेंटेज जो ज्यादा हुआ है उसका कॉम्पोजिशन ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ही और एनडीए का वोटर है। एंड इस बार एक और चीज देखने को यह है कि 76 सीट्स पे कांग्रेस पार्टी और हम लोग हेड टू हेड जा रहे हैं, विच इज अ वेरी सिग्निफिकेंट सीट्स। और पिछले जितने भी इलेक्शंस में कांग्रेस और हम लोग हेड टू हेड लोकसभा में गए हैं उसमें हमारा स्ट्राइक रेट 80% से ज्यादा का रहा है और असेंबली में 60% से ज्यादा का रहा है। और ये 76 में से 35 सीट जो है विदर्भा के अंदर आती है, अगर मैं सही जितना मैं रफली, तो इसमें हम लोग काफी लीड करने कितनी वाले हैं विदर्भा में जितना कितनी मैं आ रही? जमीन से पकड़ रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से जो हैवी वोटिंग परसेंट जो महाराष्ट्र के पिछले 30 साल की एक जो हाई मिनट। वोटिंग परसेंटेज है, मैं इसको पॉजिटिव के रूप में देखता हूँ एंड आई थिंक इट विल बी 150 प्लस फॉर महायुति। ये जो आपने 76 सीटें बताई जिसमें हेड टू हेड है कांग्रेस और बीजेपी, उसमें से विदर्भ में आपने कितनी बताई? 30 प्लस है विदर्भ में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ओवरऑल। 40 I could be wrong, but there are total 35 seats where we are going not Congress के head to head, but majority आप देखिए शायद 35 seats where we and Congress are going head to head, एक बार देखिएगा। तो अब महाराष्ट्र पे हम बाद में आएंगे, पहले हम झारखंड की बात कर लेते हैं, क्योंकि झारखंड में जो एग्जिट पोल्स आए हैं वो मिक्स्ड हैं जी और ओवरऑल वो कांटे की टक्कर बता रहे हैं। जबकि महाराष्ट्र में जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें अधिकतर जो है, बल्कि 90% वो जीत बता रहे हैं महायुति की। तो ये जो जी झारखंड में जो एग्जिट पोल में जो आया है, जिसमें से एक तो बिल्कुल ही आउटलायर है
जो केवल 25 सीटें दे रहा है भारतीय जनता जी पार्टी को, जी और जिसमें से वो कोल्हान एरिया में आपको 1 सीट दे रहा है, और साउथ छोटा नागपुर में केवल 3 सीट दे रहा है। छोटा नागपुर में भी आपको 1 सीट पीछे बता रहा है, और पलामू में भी आपको केवल 3 सीटें दे रहा है। तो ये जो आपके जो मिक्स्ड सिग्नल जो एग्जिट पोल दे रहा है झारखंड में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वेल, जिस आउटलायर पोल के बारे में आपने बात करी संजय जी, पिछली बार हमारी कोल्हान के अंदर 0 सीट आई थी। आप तो बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। मेरा एटलीस्ट अनुमान है कि इस बार हमारी स्थिति इतनी बुरी नहीं होने वाली है, क्योंकि झारखंड के अंदर कोल्हान में चंपाई सोरेन जी का काफी ज्यादा दबदबा रहता है। और इस बार जितना हम लोगों ने ग्राउंड स्वेल देखा है, आई थिंक हम लोग कोल्हान में पिछली बार से ज्यादा बेहतर करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आप देखेंगे कि हेमंत सोरेन जी हमेशा उनकी जो पार्टी का वोट शेयर 18 से 21-22% के बीच में रहता है, हमारा पिछले 2 असेंबली इलेक्शंस के अंदर 30% से ज्यादा वोट शेयर रहा है। पिछली बार रघुवर दास जी की सरकार थी, उसके खिलाफ इन पर्टिकुलर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, जिसके कारण थोड़ा सा हम लोग को नुकसान हुआ था। अब जिन्होंने उनको हराया था वो भी हमारी पार्टी में है। इस बार संथाल परगना के अंदर आदिवासी समाज के अंदर कुछ है, जिस तरीके से उनकी जमीन ले रहे हैं वो भी एक मुद्दा है। तो ऐसा नहीं है कि जैसा कि जेएमएम के लोग कह रहे हैं कि भाई मैया योजना वो ले आए जिसके कारण हर महिला उनको वोट करेगी। झारखंड में हर पॉकेट की एक अलग सिग्निफिकेंस है। मुझे लगता है कि इलेक्शन काफी क्लोज होगा, और इस क्लोज इलेक्शन में हम लोग को एज होने वाली है। हम लोग मेजोरिटी के ऊपर रहेंगे। जो साउथ छोटा नागपुर जिसमें जमशेदपुर और रांची भी आता है, तो इसमें आप क्या देखते हैं? ये यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है? देखिए संजय जी, ओवरऑल झारखंड के अंदर देयर इज अ सेंटिमेंट ऑफ चेंज। अब जो हेमंत सोरेन जी का खुद का वोट रहा है, विच इज ट्राइबल वोट जो रहा है, और जो ट्राइबल सीट्स है, उन सीट्स में इस बार हम डेंट बना रहे हैं। हमारा जो स्ट्रॉन्ग एरिया है वहां पे हम लोग कमजोर नहीं है। अगर सीट बाय सीट में जाऊंगा तो कुछ सीट्स के ऊपर जरूर एक बहुत क्लोज फाइट है, परंतु ओवरऑल एक एंटी बीजेपी सेंटिमेंट नहीं, एंटी जेएमएम सेंटिमेंट है। और कांग्रेस और हमारे हेड टू हेड फाइट्स के अंदर हम एटलीस्ट 65 से 70% सीट जीतेंगे। तो हमारे लिए जो इस बार मेन जो देखने का जो फैक्टर है वो ये है कि हम आदिवासी क्षेत्रों के अंदर कितना डेंट बना पाते हैं। जितना ज्यादा डेंट हम उसमें बनाएंगे उतना ऊपर हम मेजोरिटी मार्क से रहेंगे। ये भी जानने की जरूरत है कि झारखंड में अभी तक किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली है, इंक्लूडिंग जेएमएम। और झारखंड ऑलवेज अलायंस की गवर्नमेंट की बात करता है, और सबसे ज्यादा स्टेबल गवर्नमेंट अगर झारखंड में चलाई है तो हमने चलाई है। तो मैं ये सेंस ले रहा हूँ कि संजय जी, देयर इज नॉट अ प्रो इनकम्बेंसी, देयर इज एन एंटी इनकम्बेंसी। और जो इनकी योजना भी है वो भी बिट्स एंड पॉकेट्स में चल रही है, ना कि अक्रॉस द स्टेट चल रही है। यस, इट इज अ क्लोज इलेक्शन इन विच आई बिलीव वी हैव अ सिग्निफिकेंट एज। ये भी बताया गया कि संथाल परगना में बहुत आगे है जेएमएम अलायंस। झारखंड में जेएमएम पिछली बार भी संथाल परगना के अंदर आगे रहा है, परंतु मैं कोई एक ऐसा फैक्टर नहीं देख पा रहा हूं संजय जी, पिछले असेंबली इलेक्शन और इस असेंबली इलेक्शन में, जो जेएमएम के पीक ट्राइबल पोलराइजेशन को 2019 से ज्यादा कर सके। क्योंकि 2019 में हम लोग लिटरली कोल्हान से वाइप आउट हो गए थे, और ओवरऑल 28 ट्राइबल सीट्स में से हमारी 2 सीट्स आई थी। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि इस बार हम लोग उससे मच बेटर करेंगे, क्योंकि तब से लेकर अभी तक देयर इज नॉट अ सिंगल फैक्टर व्हिच इज गॉन इन फेवर ऑफ हेमंत सोरेन इन दिस एरिया, एंड देयर इज नॉट अ वेरी बिग फैक्टर व्हिच इज गॉन अगेंस्ट अस। सो लेट अस वेट एंड वॉच। ये मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि आपने भी झारखंड को बहुत डिटेल में एनालिसिस किया है। जितने मैंने आपके एनालिसिस को देखा है, आप भी जेएमएम की स्वीप नहीं दिखा रहे हैं। एक और जो फैक्टर जो है, जो मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगा, और एक पोलस्टर के अलावा और किसी ने इसको फैक्टर इन नहीं किया, वो ये कि जो ये नई पार्टी है जयराम महतो वाली, जेएलकेएम, जी उसको 8% वोट दे दिया एक पोलस्टर ने। जी, मुझे आपका पता है। क्या ग्राउंड पे, मैं इसमें आपकी क्या? कंप्लीटली भिन्न राय रखता हूँ, क्योंकि मैं तो देखिए, जितना मैं समझता हूँ, जितना मैं ग्राउंड से फीडबैक ले रहा हूँ जो हमारे पार्टी के लोग कर रहे हैं, हमारे साथ महतो वोट कंप्लीटली सॉलिड है। और मेरे हिसाब से उन्होंने ओवर एस्टिमेशन किया इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर, जो उन्होंने जेके ये जो नई पार्टी बनी है उसको दिया है।
मेरे हिसाब से वो लोग 5% का वोट क्रॉस करना उनके लिए एक चैलेंज रहेगा। 8% इज अ बिग ओवर एस्टिमेशन, पर्टिकुलरली व्हेन इट हैज ऑलवेज बीन अ ट्रेडिशनल वोट। लास्ट टाइम यस थोड़ा सा ये डेंट हुआ था, पर 8% इस ये उसी तरीके का एस्टिमेशन हो गया जब कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ी थी, मुझे अच्छे तरीके से याद है 2020 का। तो कई लोग कांग्रेस को 8 से 10% तक का दे रहे थे, हम लोगों ने कांग्रेस को 5 और उससे नीचे दिया था, वही इलेक्शन पे डिसाइडर था। मेरे हिसाब से ये पार्टी जो है ये 5% क्रॉस करना इसके लिए चैलेंज होगा। 8% मे बी एन ओवर एस्टिमेशन। जी, तो आपका नंबर क्या है झारखंड के लिए? नहीं, मैं खुद पर्सनली ग्राउंड पे गया नहीं हूँ, तो मैंने सिर्फ सेकेंडरी फीडबैक कलेक्ट किया है। और जो सेकेंडरी फीडबैक सजेस्ट कर रहा है मुझे, मेरा सेकेंडरी फीडबैक ये सजेस्ट कर रहा है कि हम लोग एज एन अलायंस 40 क्रॉस करेंगे और महाराष्ट्र के अंदर इस महायुक्ति कंफर्टेबल मेजोरिटी आएगी 150 प्लस की। महिलाएं हमारे साथ में, अभी 150 प्लस 160 170 होता है, टू वेट एंड वॉच, बट आई डोंट सी अ पॉसिबल। आई कैन टेल यू that in Maharashtra BJP will be the single largest party and Uddhav Thackeray might perform his worst till date। और झारखंड के अंदर हम लोग मेजोरिटी जरूर क्रॉस करेंगे। अब कितने से करेंगे, बिकॉज इट्स अ क्लोज इलेक्शन, जिसने इसको सीट बाय सीट ट्रैक किया वही उसको देख पाएगा। अब दिक्कत क्या हमारे देश के अंदर कि 90% जो सिफोलॉजी होती है, आई से दिस विद रिस्पांसिबिलिटी, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, व्हिच मींस नोबडी नोज कि सिफोलॉजी कहाँ गया है, आधे दिल्ली बैठते हैं कहीं और बैठते हैं। सो इसीलिए सही हो या गलत हो, वी नीड मोर ट्रांसपेरेंसी व्हेन पीपल कम आउट विद डेटा, एंड वी नीड more responsibility when you get it right or wrong. It cannot be a guesswork game which is there right now. So I will not comment on the number क्योंकि मैंने पर्सनली प्राइमरी डेटा का एनालिसिस नहीं किया है, बट जितना मैं इन्वॉल्व रहा हूँ बता सकता हूँ कि दोनों में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। थोड़ा महाराष्ट्र के बारे में थोड़ी छोटी सी डिटेल बात कर लेते हैं। आपका क्या है झारखंड का नंबर संजय जी? देखिए, मैंने इस बार सर्वे किया नहीं है, तो मैंने तो इस समय केवल इस बार पोल ऑफ एग्जिट पोल किया है, तो इसीलिए मैं आपसे ज्यादा सवाल पूछ रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको जानकारी भी देता अपनी तरफ से। पर आपको आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? देखिए, मेरा तो जो मेरे सोर्सेस का तो ये मानना था कि इट इज़ अ वेरी कंफर्टेबल विक्ट्री फॉर एनडीए इन झारखंड। लेकिन जो नीचे से जो समाचार अभी एग्जिट पोल ने दिए हैं वो कह रहे हैं कि भाई इट इज क्लोजर, आप भी कह रहे हैं इट इज क्लोजर। मेरे हिसाब से तो इट वाज प्रीटी वन साइडेड। but see, I am always a conservatist. I am a conservative person. Even in a closer election, when I am conservative, I am very confident that we will form the government in Jharkhand. जी, But what तो I can tell महाराष्ट्र you for sure, Sanjay ji, that those who have worked there, the number that they are giving to us is at least is a very comfortable majority, which is nearing for 50, around 50 plus minus 5. जी, तो हम महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा डिटेल बात करेंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम इंटरेस्ट जो है वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र बड़ा स्टेट भी है, सीटें भी वहाँ 288 हैं, और वहाँ पर इतनी सारी घटनाएं हो रखी हैं पिछले 5 वर्षों में, तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र में बहुत अधिक रुचि है लोगों की। तो ये महाराष्ट्र में पिछली बार जो हमने देखा लोकसभा चुनाव से यदि तुलना करें, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में जो कॉम्बिनेशंस थे वो अलग थे, तो वो ठीक से तुलना हो नहीं पाएगी। तो लोकसभा चुनाव से यदि तुलना करें तो लोकसभा चुनाव में मराठवाड़ा में एनडीए 11 पॉइंट से पिछड़ रही थी, 11% से, और विदर्भ में 10% से पिछड़ रही थी, और पश्चिमी महाराष्ट्र में लगभग 5.5% से पिछड़ रही थी। इन 3 क्षेत्रों में बहुत बुरी तरह से पिछड़ी थी, और यहीं पर एक तरह से वाइप आउट हुआ था। तो अब इतना बड़ा गैप जो है वो आपने कैसे कवर किया है? आप कैसे सोचते हैं कि आपने इसको कवर कर लिया है? देखिए संजय जी, पॉलिटिक्स में कभी-कभी ब्लैक स्वॉन इवेंट हो जाते हैं। मेरे हिसाब से महाराष्ट्र के अंदर 2024 एक ब्लैक स्वॉन इवेंट था, जहाँ ये दलित खतरे में रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, ये सब चीजें नैरेटिव चला था, और थोड़ा बहुत हम लोगों को भी इसको काउंटर करने में हम लोग को जिस तरीके से करना था शायद से उसको और बेहतर तरीके से कर सकते थे। मैं बहुत सिंपली महाराष्ट्र के चुनाव को देखता हूँ। जब सब कुछ भी हमारे विपक्ष में गया था, फेक न्यूज इतनी चली थी, तब भी हम लोग महाराष्ट्र में 2 लाख वोट पीछे थे महाविनाश अघाड़ी से,
और मुंबई के अंदर हम 2 लाख वोट ज्यादा थे। तो विच मीन्स कि हमारा जनाधार कम नहीं हुआ था, हमारा वोट शेयर तब भी 25-26% के ब्रैकेट में रहा था। अब असेंबली में सिंस लोकसभा टू असेंबली हमने जैसे हरियाणा के अंदर चीजों को करेक्ट करा था, जहां पे किसी को उम्मीद नहीं थी कि हम जीतेंगे, यहाँ पे भी हमने ग्राउंड फीडबैक के आधार से सीट बाय सीट करेक्शन किए हैं। महिलाओं में एक डिमांड थी कि उनको लाडकी बहना जैसी योजना जो है उनको मिलनी चाहिए। सरकार ने एक नहीं 4-4 महीने तक वो किश्त दी। इसके साथ में अलग-अलग रीजन्स के जो इश्यूज थे, भले वो अनियन पे एक्सपोर्ट ड्यूटी कम करना हो गया, भले वो किसानों को ऋण माफ करना हो गया, और अनेक ऐसे एफर्ट्स महाराष्ट्र की सरकार, एनडीए की सरकार ने करे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से पॉपुलर थे और आज भी उतने ही पॉपुलर हैं, और इस बार हमने कोई भी फेक न्यूज नहीं चलने दी। और महाराष्ट्र की जनता एक कम्युनल अलायंस जो वोट जिहाद की बात करती है, उसके एक है तो सेफ है का एक साइलेंट कंसोलिडेशन मुझे देखने को मिला। तो मैं इसको एक मोनोलिथिक इलेक्शन देख रहा हूँ, जिसके अंदर महिलाएं डिसाइड कर रही हैं कि कौन बनाएगा सरकार, और मेरी समझ ये कहती है कि महिलाएं हमारे साथ में हैं। तो ओवरऑल आई वुड लुक एट महाराष्ट्र, हम लोग 100 प्लस के ऊपर रहेंगे एज भारतीय जनता पार्टी, अराउंड 100 9 which is there, and overall we should cross 150 as Mahaयुति। ठीक है, तो पिछली बार ये भी देखा गया था कि आपका जो एक प्रकार से नॉर्थ महाराष्ट्र जो था वो एक बड़ा गढ़ माना जाता था। नॉर्थ महाराष्ट्र में हमेशा बहुत अच्छी लीड लेके आते थे। तो नॉर्थ महाराष्ट्र का जो ट्राइबल एरिया है वहां पे भी आप पिछड़ गए थे। इस बार क्या हो रहा है? इस बार अगर आप देखेंगे, कई जैसे समाज के अंदर बंजारा समाज को हम लोगों ने, जो उनकी पुरानी डिमांड थी, हम लोग ने उसको एक्नॉलेज करा है, और हम लोग ने हर सीट पे आदिवासी समाज की, बंजारा समाज की और बाकी सभी समाज की जो एक जो सीट समस्याएं हैं उसको सॉल्व करने का प्रयास किया है। पिछली बार थोड़ा सा हमारा इंटरनल भी हम लोग और बेहतर करने का हमको कोशिश करना चाहिए था, जो हमने इस बार बहुत ज्यादा करा है। तो इस बार we were on our toes. Last time there might be an element of complacency, and our organization has worked tremendously well कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैसेज महाराष्ट्र में ग्राउंड पे जाए। तो ओवरऑल मैं आपको ये कहता हूँ कि जैसे शेर जो होता है, जब वो जागता है और शिकार करता है तो पूर्ण रूप से शिकार करता है। इस असेंबली इलेक्शंस के अंदर हमने राजनीतिक रूप से हमारी ऑपोजिशन के खिलाफ अच्छी तरीके से चुनाव लड़ा है, और हमारे ऑपोजिशन ऑलरेडी डिस्क्रेडिटेड है। तो जितने भी उनके पॉइंट्स और कैंपेन्स थे वो ऑलरेडी पीक आउट हो चुके हैं लोकसभा के अंदर। तो मुझे लगता है कि एक सीट बाय सीट इलेक्शंस के अंदर जहां पे हमारे पास पॉपुलर लीडर है, स्टेट में भी सेंटर में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, तो ओवरऑल और पर्टिकुलरली लाडकी बहना का जमीन पे काम कारगर होने से ये एक और एग्जांपल दूंगा, जैसे मुंबई लीजिए। मुंबई में जब 2019 और 14 के अंदर वोटिंग डिप हुई थी, हमारा वोट शेयर भी, ओवरऑल वोटिंग सीट्स भी डिप हुई थी। इस बार मुंबई ने भी पिछली बार से 2% ज्यादा वोटिंग करी है। हम मानते हैं जो एडिशनल वोटर्स हैं वो हमारे वोटर्स हैं, क्योंकि जितने लोगों को नाराज होना था वो उस वक्त जब फेक न्यूज चली थी तब हो गए थे। ग्रामीण इलाकों में और वोटिंग ज्यादा हुई है, जहाँ पे और महिलाओं ने काफी बढ़ चढ़ कर वोट किया है। तो ओवरऑल मुझे लगता है जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना चली थी, महाराष्ट्र के अंदर लाडकी बहना चलेगी, और लोग मोदी जी के एक है तो सेफ है नारे में जाएंगे। ये बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा जो है ये कितना प्रभावी रहा है? देखिए, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, सब नारे जो है उस जमीन पे इसने समाज को एकजुट किया है। क्योंकि जब समाज ने देखा कि बांग्लादेश के अंदर क्या स्थिति हो रही है, समाज ने देखा कनाडा के अंदर क्या स्थिति हो रही है, समाज ने देखा कि ऑपोजिशन वोट जिहाद करने की बात कर रहा है, समाज ने देखा कि ऑपोजिशन धर्म के आधार पर एक समुदाय को रिजर्वेशन देने की बात कर रहा है, ऑपोजिशन ने देखा कि पुलिस भर्ती के अंदर धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की बात ऑपोजिशन कर रहा है, जनता ने देखा। तो इन सब के संबंध में मुझे लगता है हर भारतवासी महाराष्ट्र के अंदर साइलेंटली एकजुट हुआ है, और ये सब नारों में एकजुटता ही है। एक नारा बोलता है बटेंगे तो कटेंगे, उसके आगे बोलता है कॉमा लगा के एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको आगे ले जाके उसको एक ग्लोबल अपील देते हैं, कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो मेरा मानना है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जमीन पर चला है कि जब समाज में, जब व्यक्ति ने
अपने लेफ्ट में देखा और राइट में देखा, उसने बोला कि भाई अगर एकता नहीं रहेगी तो हमारा भी वही हश्र हो सकता है जैसे बांग्लादेश और कनाडा के अंदर हुआ है, इसलिए एक रहिए और देश की एकता में मेजोरिटी की एकता अनिवार्य है, एसेंशियल है, कंपल्सरी है। मुझे लगता है जमीन पे चले। आपके जो एक घटक है महायुति का, एनसीपी, तो ये जो आ रही हैं, जो एग्जिट पोल जो आपको 160 और 180 तक जो दे रहे हैं, वो भी ये दिखा रहे हैं कि ये जो एनसीपी जो है वो बहुत बुरी तरह से पिछड़ रहा है और वो 50% भी हिट नहीं कर रहा है, और कुछ पोल तो ये बता रहे हैं कि वो शायद 20-25 से ज़्यादा नहीं जाएगा। आपको इसकी चिंता है क्या कि आपकी इसकी बुरी परफॉर्मेंस से कहीं आप जो है वो मेजॉरिटी मार्क पहुंचने से रह नहीं जाए? संजय जी, अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली ऐसी स्थिति रहती है तो कई इंडिपेंडेंट्स भी हैं जो आने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं होगी कि शरद पवार जी जो खेल कर सकते हैं, सरकार बीजेपी लेड ही बनने वाली है। क्योंकि ये भी बात चल रही थी कि साहब की अगर ऐसी स्थिति आएगी तो अजीत पवार यानी चाचा भतीजा वापस मिल सकते हैं, और आपकी स्थिति वो हो जाएगी 2019 वाली। इसकी क्या संभावना है? मुझे लगता है हमने 2019 से बहुत ज्यादा सीखा है और हमारे पास प्लान ए भी रेडी है, प्लान बी भी रेडी है, प्लान सी भी रेडी है। तो हर सर्कमस्टेंसेस के लिए हम तैयार हैं, पर जितना हमको ग्राउंड से फीडबैक मिल रहा है वर्कर से, मुझे लगता है प्लान बी और सी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। हमें तो दूसरी पार्टी से भी कई लोग जो है वो कह रहे हैं कि उनको भी समझ में आ रहा है ग्राउंड से फीडबैक की बीजेपी लेड अलायंस आ रहा है। तो ऐसा ना हो कि आप देखेंगे बहुत बड़ा ग्रैंड अलायंस जो है महायुति का बन जाएगा, जिसके अंदर जो लोग जो है उद्धव ठाकरे और बाकी को छोड़कर आने के लिए तैयार होंगे। मतलब आप हिंट दे रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी की सेना फिर से टूटेगी? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टूटेगी, मैं बस ये कह रहा हूँ कि सबको महाराष्ट्र के अंदर समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लेड अलायंस कंफर्टेबली मेजोरिटी में आ रहा है और इसीलिए कोई समझ में आ रहा है उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर भी कि जो उन्होंने अलायंस करा है कांग्रेस पार्टी के साथ में, उससे उनके खुद के कार्यकर्ता नाराज है। तो जैसे एकनाथ शिंदे जी बाला साहेब ठाकरे के विचार को आगे लेके जाए और लोग एकनाथ शिंदे जी को जुड़ने के लिए तैयार है तो हम उसको वेलकम करेंगे। आपने जो कुछ एक जिसको कहते हैं मूंछ का सवाल बना रखे हैं कुछ कॉन्टेस्ट, उनके बारे में क्या कहेंगे? आपके वर्ली की सीट के बारे में क्या कहना है आपका? देखिए संजय जी, वर्ली में जितने लोगों ने ग्राउंड पे, क्योंकि मैं ग्राउंड पे गया नहीं तो इसलिए नहीं कहूंगा, पर जितने लोगों से आप बात की, मिलिंद देवरा जी उनकी टीम बहुत कॉन्फिडेंट है कि हम वर्ली के अंदर एक बहुत बड़ा अपसेट करने वाले हैं और वर्ली इस बार मिलिंद देवरा को चुनने वाला है और एकनाथ शिंदे जी और एनडीए को चुनेगा। Nobody wants to be on the losing sides, Sanjay ji. This आपके time you will see a big vote for development and you will see कि किस तरीके से जितना भी वोट जिहाद अलायंस से, they will suffer a huge blow. भारतीय जनता पार्टी के लगभग 10 ऐसे व्यक्ति हैं जो शिवसेना के टिकट पे लड़ रहे हैं और लगभग 5 ऐसे हैं जो कि एनसीपी के टिकट पे लड़ रहे हैं। ये अरेंजमेंट क्या है? नहीं, ये एक ऑर्गेनिक अरेंजमेंट है क्योंकि एक नंदे जी की पार्टी को कुछ अच्छे कैंडिडेट्स की जरूरत थी और उन जगह पे जहां हमने सर्वे करा था, उन सर्वे में ये सब कैंडिडेट्स जो हैं उनके पक्ष में माहौल था। और क्योंकि वो सीटें हमने अलायंस के अंदर एकनाथ शिंदे जी को दी थी, तो साथ में बातचीत करने के बाद ये निर्णय पे पहुंचे कि ये लोग जो है वो एकनाथ शिंदे जी की पार्टी से लड़ेंगे, कुछ अजीत दादा पवार की पार्टी से लड़ेंगे। तो सब विनेबल कैंडिडेट्स हैं। उन सभी कैंडिडेट्स में से 90% जो है वो जीत के साथ में एनडीए के पैटर्न में सरकार में जुड़े। या कि ये आपका इंश्योरेंस पॉलिसी थी कि आपने इनको दूसरी उसमें डाल दिया कि मान नहीं, लीजिए अगर इतनी कहीं थोड़ा इंश्योरेंस ऊंचा नहीं, नीचा एक्चुअली हो क्या तो? है संजय जी, देखिए हम अपने अलायंस पार्टनर को भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये ऐसा तो नहीं है जैसे संजय राउत और नाना पटोले आपसी ऊपर में मतलब ऐसे लड़ रहे हैं जैसे कि मान लो गब्बर और वीरू लड़ा करते थे शोले पिक्चर के अंदर। हमारा जो अलायंस है वो जय और वीरू वाला अलायंस है, फेविकॉल का जोड़ है। अब जिन सीटों की आप बात कर रहे हैं उन सीटों पे वो जो पर्टिकुलर कैंडिडेट्स हैं वो कैंडिडेट्स विनेबल कैंडिडेट थे, पर क्योंकि हमने अलायंस के धर्म को निभाते हुए वो सीटें हमने अपने अलायंस पार्टनर्स को दी थी, तो इसीलिए अलायंस पार्टनर हमने मिलकर एक साथ में निर्णय किया कि विनेबल कैंडिडेट्स जो है उनकी पार्टी से लड़ेंगे। और जो कुछ कांटे की सीटें हैं, जैसे
अबू आजमी वाली जो सीट है मानकोर शिवाजी नगर, वहां पे एनसीपी भी लड़ रही है, शिवसेना भी लड़ रही है। तो ये ऐसा क्यों हुआ? देखिए, आप नवाब मलिक की सीट की बात कर रहे हैं, वहां पे कोई जी हाँ। अलायंस नहीं है। नवाब मलिक किसी भी स्थिति में गवर्नमेंट के हिस्सा नहीं होने वाले हैं और नवाब मलिक से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो जो हमारा महायुति का अलायंस है, 287 सीट्स पर अलायंस है। हम ना नवाब मलिक से कोई हमारी पार्टी की अलायंस नहीं है और इसीलिए उस वक्त वहां पे हम लोग ने कभी नवाब मलिक के लिए कैंपेन भी नहीं किया। अब अजीत पवार एक सीट पे अगर उनकी पार्टी जो है वो नवाब मलिक को टिकट देना चाहती है, तो हम 287 सीट्स के मजबूत फेविकॉल के जोड़ को एक सीट पर जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उससे नहीं तोड़ सकते। एक सीट पे डिफरेंस आजकल तो परिवारों में भी संजय जी, हर चीज में बेटे बाप के पिता और पुत्र के बीच में समन्वय नहीं होता। तो अब 288 में से 287 सीट पर हमने समन्वय बनाया, इसके लिए तो आप सबको हमारी पीठ थपथपानी चाहिए। एटलीस्ट महाविनाश अघाड़ी जो अपने कैंडिडेट्स तक नहीं डिक्लेयर कर पाई थी और अभी अभी से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए लड़ रहे हैं, जब इनको ये समझ नहीं आ रहा कि एलओपी तक इनको नहीं मिल पाएगा, जैसे हरियाणा के अंदर एलओपी नहीं डिक्लेयर कर पाए, तो हम काफी बेहतर स्थिति में हैं। लेकिन आप नवाब मलिक के लिए तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी बेटी के लिए तो कर रहे हैं। अब देखिए, अगर पिता किसी चीज में एक्यूज्ड है तो उसका ये मतलब नहीं कि उसके लिए बच्चों को ब्लेम कर सकते हैं। दोनों इंडिविजुअल एंटिटीज हैं, अलग अलग राजनीतिक एंटिटीज हमारे लिए। तो फिर ये तो थोड़ा अजीब नहीं लगता है कि आप बेटी को तो कर रहे हैं, लेकिन पिता को कह रहे हैं कि नहीं साहब, पिता को नहीं देखिए करेंगे। देखिए पिता और बेटी का जो रिश्ता है वो एक पर्सनल रिश्ता है, उससे राजनीति से लेना देना नहीं है। हमारे नवाब मलिक एक अलग एंटिटी है, उनकी बेटी एक अलग एंटिटी है, कोई दूसरा अलग एंटिटी, सब एक अलग इंडिविजुअल एंटिटी है। और सबको, अगर किसी एक इंडिविजुअल के खिलाफ हमारा हमेशा से स्टैंड रहा, उसका ये मतलब नहीं कि उसका इनडायरेक्ट ब्लड या नॉन ब्लड रिलेशन के साथ अगर वो वहां पे विनेबल है और उसने उस तरीके का कोई कृत्य नहीं किया तो हम जो है उस पर एक बायस ओपिनियन रखें। हम एक सबका साथ सबका विकास वाली डिस्पैशनेट पार्टी है, जो तुष्टीकरण के खिलाफ खड़ी होती है और तुष्टीकरण के खिलाफ वोट जिहाद करने वालों के खिलाफ हम हैं हमेशा। तो फिर जीशान सिद्दीकी के बारे में आपका क्या विचार? ये देखिए, तो देखिए एक चीज समझिए आप, बेसिकली अलायंस में क्या होता है संजय जी, जिस तरीके से हमने किया कि हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम कौन सी सीट्स जो है उन सीट्स के ऊपर हम लोग डिक्लेयर करेंगे, हम कितनी सीट्स पे लड़ेंगे, हमारे अलायंस पार्टनर कितनी सीट्स पे लड़ेंगे। उसके बाद जो हमारे अलायंस पार्टनर जिसको टिकट दें वो उनकी पार्टी का इंटरनल मामला है, उस भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने क्योंकि नवाब मलिक के खिलाफ हमेशा से अपनी आवाज उठाई है, इसलिए हमने उसमें ओपन रिवोल्ट अपना कहा था, क्योंकि हमारा अलायंस पार्टनर उस पर सुन नहीं रहे थे। अब अजीत पवार जी को किसको टिकट देना है वो अजीत पवार का खुद का जुरिस्डिक्शन है। भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी की चीज के लिए करेगी। तो और यही चीज को एक ऑर्गेनिक अलायंस हम कहते हैं। ये तो आपने जीशान सिद्दीकी के लिए कैंपेन की कि नहीं की? नहीं, जिनने जो वहाँ के वर्कर्स है सबने उठा के करी जीशान के लिए, जितना मैं समझ, जीशान सिद्दीकी जीतते कि आप इसको एक इंडिविजुअल इस पे मत देखिए संजय जी। महाराष्ट्र की जो जनता है वो महाविनाश अघाड़ी के 100 करोड़ के लूट से नहीं वापस उसको चाहती है, वो लाडकी बहना वाली सरकार को चुनना चाहती है। उसमें इंडिविजुअल कैंडिडेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्टी है, पार्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्टी की लीडरशिप है और हम सब अल्टीमेटली प्रधानमंत्री मोदी जी के सिपाही हैं। जैसे हर व्यक्ति जयपुर डायलॉग के अंदर संजय दीक्षित का सिपाही है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर एनडीए के अंदर हर व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सिपाही है। पीपल हम लोग सब कार्यकर्ता हैं और हम लोग सब पार्टी को जिताने के लिए पूर्ण रूप से लगे हैं। आप लिख के रखिएगा 150 प्लस महायुक्ति, उद्धव ठाकरे नंबर 6 पोजीशन, जेएमएम को इस बार हम सरकार से उखाड़ फेंकेंगे। और उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी 6 या 6 से ज्यादा सीटें आने वाली हैं, जो पिछली बार 3 आई थी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में चलिए, आपने उत्तर प्रदेश का उल्लेख किया, अच्छा किया कि उत्तर प्रदेश में तो आपके जो अखिलेश बाबू हैं, वो तो उन्होंने एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो तो बड़े बौखलाए हुए से दिख रहे थे और उनका आरोप है कि योगी बाबा ने जो है वहां पर पूरा तंत्र लगा दिया है और वो वोट नहीं, वहां पर खोट की राजनीति हो रही है। देखिए, ये हारे हुए खिलाड़ी की भाषा होती है। 2015 के मुजफ्फरनगर के अंदर लोकल
और उसको रेक करने वाले लोग क्या बताएंगे इन सब चीजों के बारे में? टेंटेड लोगों को अपॉइंट करने वाले लोग क्या बताएंगे? कीर्ति आजाद तो कहते ही थे कि कांग्रेस पार्टी ने उनके पिताजी को बूथ लूटने की ट्रेनिंग करी थी, एक न्यूज आर्टिकल के हिसाब से। बड़ी बात क्या उत्तर प्रदेश के अंदर कि इनका जो झूठ का गुब्बारा है फूट चुका है। हर सीट पे लगभग 70% से ज्यादा सीट्स पे 30,000 से ज्यादा दलित हैं। और इस बार दलितों ने कहा यार विपक्ष तो झूठ बोल रहा था कि संविधान खतरे में, मोदी और योगी और बेहतरीन रूप से काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। तो इसीलिए इस बार दलित जो है हमारे साथ में जा रहा है। और आप देखेंगे कि पिछली बार भले करल हो गया, कटेरी हो गया, और अखिलेश यादव इस सब के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? अखिलेश यादव की पार्टी के कैंडिडेट है, वो तो एक हत्या के आरोप है उनके ऊपर। एक दलित बेटी के परिवार ने कहा है कि क्योंकि उस दलित बेटी ने कहा था समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करेंगी, तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ने जाके उनकी हत्या कर दी। तो जो दलित विरोधी लोग हैं वो क्या बात करें? उनको तो जेल के अंदर होना चाहिए। तो ये बताएं कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री किस पार्टी का बनेगा? ये तो संजय जी, ये तो तीनों पार्टियां तय करेंगी और उसके बाद में मिलकर जो है वो निर्णय करेंगी। इस पे कोई तीनों पार्टी मिलकर जैसे हरियाणा के अंदर हमने निर्णय करा था, उसी तरीके से जाके हम महाराष्ट्र के अंदर भी निर्णय करेंगे। क्योंकि मैंने देखा अभी कुछ दिनों पहले स्टेटमेंट आया था एकनाथ शिंदे जी का कि उन्होंने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं हूं। तो इसका क्या अर्थ समझा जाए? मैंने नहीं और देखा। एक बार उन्होंने यही कहा कि मैंने एक्चुअली वो स्टेटमेंट नहीं देखा है। इसका यही अर्थ निकलना चाहिए कि जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि तीनों पार्टियां बैठेंगी, तीनों पार्टियां निर्णय करेंगी कि कौन मुख्यमंत्री किस पार्टी का होना चाहिए। जब नतीजे आ जाएंगे उसके बाद 26 के पहले आप एनडीए का ही मुख्यमंत्री देखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। अब जब से आप बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपने प्रवक्ता मेरे बन साथ गए हैं, में तब से आप थोड़ा बच बच के चलते हैं। उतनी आपको ही से आप उत्तर नहीं देते हैं, मैं समझ सकता हूँ आपकी व्यवस्था। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत।